हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर थर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी अपना मॉड्यूल वन पढ़ रहे थे जो था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। आज हम उसमें कुछ और क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं एंड ऑलमोस्ट अपना मॉड्यूल वन आज फिनिश हो जाएगा। तुम लोग काफी अच्छे से लेक्चर सुनो, क्योंकि मैं तुमको बीच बीच में क्या ऑब्जेक्टिव्स पूछते रहूंगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। अगर तुमने ऑलरेडी लेक्चर वन और लेक्चर टू बहुत अच्छे से सुना होगा और अभी लेक्चर थ्री भी सुन रहे होगे तो डेफिनेटली मेरे एमसीक्यूज के आंसर देते जाओगे। एंड मैं तुमको हिंट भी देते रहूंगा कि कौन कौन से सेक्शन पर तुमको एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तुम उन पर एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है पीटर ड्रकर। तुमने इनका नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं। तो पीटर ड्रकर के डायमेंशंस के ऊपर एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये एग्जाम में तुमको एमसीक्यू फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो चलो देखो स्क्रीन पे। देखो पीटर ड्रकर, ओके। पीटर ड्रकर्स डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, ये है अपना क्वेश्चन। तो पहले तो मैंने तुम्हारे सामने शेयर किया कि हु इज पीटर ड्रकर, ठीक है। तो देखो जो फोटो दिख रही है ये मिस्टर पीटर ड्रकर है। ये एक सोशल इकोलॉजिस्ट है। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, लगभग 41 बुक्स लिखी है, ठीक है। लगभग 41 बुक्स। हम तो देखो एक बुक पढ़ के सेम टू सेम एग्जाम में लिख भी नहीं पाते, बट वो कितनी ग्रेट पर्सनालिटी है। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए, उनको देखो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल गए हैं, ठीक है। और सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी फॉर हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम 1955 टू 1965। काफी ग्रेट पर्सनालिटी है। तो इन्होंने मैनेजमेंट को के ऊपर कई सारे कॉन्सेप्ट्स दिए, इन्हें बुक भी लिखी है। फिलहाल जो एक अभी हम पढ़ने वाले हैं, पीटर ड्रकर्स डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो पीटर ड्रकर क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट में एक्चुअली टोटल 5 डायमेंशंस होते हैं। अगर उनको मिला लो तो मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिवली हो सकता है। और पीटर ड्रकर का ये बोलना है कि मैनेजमेंट जो होता है वो, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एक ऑर्गन की तरह काम करता है, ये याद रखो। पीटर ड्रकर के हिसाब से क्या मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गन के तरीके से काम करता है। ओके, तो जो भी ब्रीफ पॉइंट्स है वो मैं तुमको अगले देखो स्लाइड पे शेयर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, ओके, मैनेजमेंट इज द ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बुक में नोट कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। कि जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स रहते हैं, काम करते हैं, एक भी ऑर्गन खराब हो जाए तो बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, वैसे ही मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वो अच्छे से रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रहेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस वाली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलती, वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी तुमको मिलेगी। ओके, तो देखो मैनेजमेंट इज द ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू व्हिच इट ऑपरेट्स टू फुलफिल द स्पेसिफिक सोशल पर्पस। जो भी उसके सोशल पर्पस है उनको वो फुलफिल कर पाते हैं, एंड टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी और अ ग्रुप। जिस पर्पस से अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ एक्चुअली वो फुलफिल हो सकता है प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। जैसे कि अगर हम 12th के एग्जाम देने वाले हैं, अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की है, अच्छे से मैनेज करके स्टडीज चल रहे हैं, हम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, जो भी हमारा डिजाइन रिजल्ट हो, सेम वे। ओके, तो जो बार बार वर्ड आ रहा है डायमेंशंस, देखो पीटर ड्रकर स्टेट्स 5 डायमेंशंस, ये एमसीक्यू में एक्सपेक्ट कर सकते। कितने डायमेंशंस दिए? 5 डायमेंशंस की मैनेजमेंट की। इन सभी को मिला के चलोगे तो बहुत इफेक्टिवली हो सकता है। अब वो कौन से हैं 5 डायमेंशंस देख लो। द फर्स्ट वन इज पर्पस एंड मिशन। लिख रहे हो, फर्स्ट पर्पस एंड मिशन। हर बिजनेस का, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई पर्पस होता है एंड हर बिजनेस एक मिशन के साथ चलता है। फॉर एग्जांपल, एक अगर मैं बिजनेस चालू करूं, कॉलेज या स्कूल ओपन करता हूं, तो नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन उनका मेन मिशन क्या, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। कुछ कंपनीज हैं जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस करना करती हैं, अगर मेडिसिन बनाती हैं तो उनका मिशन ये होगा कि हम डेफिनेटली इतने क्वालिटी ड्रग्स बनाएं, मतलब मेडिसिन बनाएं, ताकि हेल्थ, जो सोसाइटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। एंड मार्केट में एक इमेज बनाना होता है, हर किसी का एक पर्पस होता है कि जब भी कंपनी स्टार्ट हो तो हम मार्केट में एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाए। ओके,
तो मैनेजमेंट के इन डायमेंशंस में ये बोला गया है कि अगर आप अपने पर्पस और मिशन को अचीव करना चाहते हैं तो आपका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। समझ रहे हो, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा प्रॉपर होना चाहिए एंड मिशन से ऑफ ट्रैक नहीं होना। क्लियर है? अब तुमको डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना तो नहीं है, मीनिंग समझते जाओ। ओके, चलो नेक्स्ट कौन सा है अपना डायमेंशन, प्रोडक्टिव वर्क एंड वर्कर अचीवमेंट। अब जो भी अपने वर्कर्स है ना, एक्चुअली उनको वर्कर करके हमको ट्रीट तो करना नहीं है, लेकिन कोई भी जो बिजनेस होता है वो बताओ, वर्कर के लिए बिजनेस होता है कि हमको प्रोडक्ट्स बना के बेचना, ये बिजनेस होता है। हमारा जो बिजनेस होता है बेसिकली हमको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सर्विसेज रेंडर करने हैं लोगों को। तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके लिए हमको वो सारी फैसिलिटीज अरेंज करके रखनी है ताकि उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ पे वो बहुत अच्छे से काम कर सके और प्रोडक्टिवली काम कर सके। एक वर्कर है कंपनी में आ चुका है, काम करने के लिए वो आ चुका है, लेकिन उसको फैसिलिटीज ही नहीं है उस तरीके से। मशीन मेरी खराब पड़ी हुई है, वाटर पानी पीने की उसको फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम फैसिलिटी नहीं, तो बताओ वर्कर जितना प्रोडक्टिवली काम करना चाहिए कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ये भी बोला गया है 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में कि प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए वर्कर के पास, वर्कर अपना खाली नहीं बैठना चाहिए, और वर्कर को हम ऑप्टिमली यूज कर पाए। हाँ, लेकिन उसको एकदम वो स्लेव करके ट्रीट नहीं करना है हमको कि जस्ट काम करवाना है, ठीक है? उसको भी ह्यूमंस की तरह हमको ट्रीट करना। क्लियर है? चलो थर्ड अपना डायमेंशन है सोशल इम्पैक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलरेडी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पॉइंट में कवर हो चुका है। जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है ना, तो उनका एक इम्पॉर्टेंट मकसद ये होता है कि सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है? लोगों की नजर में बैठना है। कंपनी जब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है, ग्रोथ पे जाती है, उस कंपनी के द्वारा लिया गया एक भी डिसीजन सोसाइटी को बहुत अफेक्ट करता है, काफी ज्यादा कस्टमर को अफेक्ट करता है, सोसाइटी को अफेक्ट करता है। तो हर बिजनेस ये चाहता है कि कंपनी हमारी उस लेवल तक ग्रो करे और इतना अच्छे से ग्रो करे सोसाइटी को कंसीडर करते हुए कि सोसाइटी पर उस बिजनेस का फर्क पड़ना चाहिए। क्लियर है? एंड सोसाइटी को लेके हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर प्रॉपरली हम बिजनेस को मैनेज करेंगे, बिजनेस हमारा ग्रो करेगा डेफिनेटली, और उसके बाद हम उस सोसाइटी से जो जो हमने अभी तक लिया है हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, जो हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पॉइंट में कवर किया। याद होगा तुम लोगों को लेक्चर नंबर 1। ओके, फिर एक इम्पॉर्टेंट है, देखो अपना क्या है ये, टाइम डायमेंशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम डायमेंशन, ध्यान से सुनो। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ प्रेजेंट के लिए काम नहीं करना चाहिए, फ्यूचर का भी उसको ध्यान होना चाहिए। आज जितनी मेहनत करेगी बिजनेस फ्यूचर में उतना ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन बिजनेस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, आज की चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा। पॉसिबल है क्या? बताओ, नहीं पॉसिबल है। सिर्फ आज के लिए काम करेंगे, सिर्फ आज के लिए, तो फ्यूचर में कुछ समझ में नहीं आएगा कि बिजनेस कहाँ तक पहुंचे। और सिर्फ फ्यूचर के लिए काम करेंगे तो प्रेजेंट को मिस करने के लिए। तो टाइम डायमेंशन यही बोलता है एक बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए भी काम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करना चाहिए। क्लियर है? टाइम डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला डायमेंशन के ऊपर पहले भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं कि वो तुमको ऐसा पूछेंगे कि प्लेस डायमेंशन, इसमें से कौन सा डायमेंशन है, प्लेस वाला है, टाइम वाला है, ठीक है? कि कौन सा वाला है तो तुमको बताना है, प्लेस, वैल्यू, टाइम, इसमें से सिर्फ टाइम डायमेंशन पीटर ड्रकर के 5 डायमेंशंस। ओके, एंड लास्ट और बहुत ही ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब पहले फर्क समझें। पीटर ड्रकर के हिसाब से मैनेजमेंट में ये दो चीजें भी आती है और इन दोनों का मतलब अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन का देखो मीनिंग क्या है, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को मुझे बेस्ट वे में यूज करना है कि इफ वेस्टेज हमारा कम हो, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, बिजनेस का सेल ज्यादा हो, इस तरीके से हमको यूज करना। मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन रखना है ना, प्रॉपर रखना है। सेम अवेलेबल रिसोर्सेज दूसरा वेस्ट कर रहा है, लेकिन हमको वही अवेलेबल रिसोर्सेज को बहुत ऑप्टिमली यूज करना है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, सिर्फ यूज करने के अलावा हमको इनोवेटिव स्किल्स भी होनी चाहिए हमारे पास। हम अपने बिजनेस में न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए। ओके, बिजनेस को और नए तरीके से चलाना चाहिए।
जैसे कि एप्पल का एग्जांपल बेस्ट, एप्पल के मोबाइल्स ऑलरेडी इतने बेस्ट आते हैं, रिच क्लास प्रीमियम मोबाइल्स आते हैं, फिर भी देखो कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशंस होता है। समझ रहे हो? अभी तो एप्पल कंपनी ने लेटेस्ट एक पता है गॉगल पे निकाला था जिसके स्क्रीन पर ही सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है? तो वो भी क्रिएटिविटी है। उनके देखो म्यूजिक प्लेयर्स देखो, उनके मोबाइल्स देखो, बहुत डिफरेंटली वो लोग सोचते हैं। और आजकल की टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज हैं उनमें इनोवेशंस और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल ध्यान से सुनो, अगर समझो मैं जूस बना के बेच रहा हूँ, मैं समझो फ्रूट्स बेच रहा हूँ, मेरा फ्रूट बेचने का बिजनेस है, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स मेरी कैसी होनी चाहिए? अगर जूस बेच के सेम मैंगो का जूस मैं बेच रहा हूँ और मुझे 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है पर ग्लास, एक एग्जांपल है, क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि वही जो मैंगो को मैं बेच रहा हूँ, सॉरी मैं मैंगो को बेच रहा हूँ, तो मुझे अगर एक मैंगो बेचने में 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यूज करूंगा ना, तो उस मैंगो का अगर मैं मैंगो जूस बना के बेचूं, तो जो पहले 10 रुपए में सेल हो रहा था वो समझो 40 रुपए में सेल हो रहा है। पहले मुझे जो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था वो अब मुझे हो सकता है 20 रुपए का प्रॉफिट हो। ये होती क्रिएटिविटी। एक बिजनेसमैन जो होता है सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद के बेचना चाहता है। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? प्रोडक्ट खरीदता है, कुछ सोचता है, क्रिएटिव और इनोवेटिव कुछ सोचता है और उसको उस तरीके से बेचता है जैसे सिर्फ मैंगो बेचना बिजनेस का काम है। जो बिजनेसमैन होता है सिर्फ मैंगो बेचेगा, उस मैंगो को जूस फॉर्म में कन्वर्ट करके विद एडेड फ्लेवर्स वगैरह और महंगा बेच सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट हो। समझ रहे हो ना? ये इंपॉर्टेंट है। ये पीटर ड्रकर का कहना है। आप रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूज करो, इसके साथ साथ आप बिजनेस में इनोवेशंस भी लेते हो। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, बहुत ही ज्यादा। मैनेजर्स इफेक्टिव होने चाहिए। समझ रहे हो? तो इन टोटल देयर आर 5 डायमेंशंस। और मैनेजमेंट एक ऑर्गन की तरीके से काम करता है। जो मैंने ऑर्गन हाईलाइट किया है वो भी देखो एक एमसीक्यू में आ सकता है। इन 5 में से कुछ भी पूछे जा सकते हैं। कोई भी 4 दिए हो और उसमें से एक कोई दूसरी हेडिंग हो तो पूछेंगे इनमें से कौन सा डायमेंशंस में नहीं आता है, टोटल कितने डायमेंशंस, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ओके, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब और भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एक इंडियन इथोस। देखो थोड़ा ट्राई किया है मैंने कि तुमको क्रिएटिवली थोड़ा प्रेजेंटेशन से समझ में आ जाए। ओके, चलो तो देखो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है इसको यहाँ कर देता हूँ। देखो अपना इंडिया यहाँ पे छपा हुआ है, इंडिया में अलग अलग कल्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत सारे, जब भी इंडिया बोला जाता है ना, एक्चुअली इंडियन कल्चर बोला जाता है ना, तो इंडियन कल्चर का मीनिंग ये हो जाता है कि सारे धर्मों को मिला लो, उनका जो भी वे ऑफ लिविंग है वो इंडियन कल्चर है। वो बिजनेस में कैसे यूजफुल है, मैनेजमेंट में कैसे यूजफुल है, ये हमको देखना। ओके, तो चलो देखो पहले इंडियन इथोस करके जो वर्ड है, जो इथोस का मीनिंग क्या है? इथोस इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, विच मीन्स कैरेक्टर। एक इंसान का कैरेक्टर होता है ना, उसके बिहेवियर से जज किया जाता है। सेम इंडियन इथोस क्या है? इंडियंस की तुमको मालूम है ना, वैसे भी बीइंग एन इंडियन सोचो हम लोगों के वर्ल्ड में, हम लोगों को वर्ल्ड में कैसा समझा जाता है? इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचो, इकोनॉमिक्स में तो हमेशा गरीबी लिखा रहता है, आज तक हम कभी अमीर हुए नहीं में। ठीक है, इंडियन इथोस हमारे वैल्यूज कैसे देखो, हम बहुत केयरिंग होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, ये सब नहीं है अपने पहले इंडियन कल्चर से आए, सेम वो चीज है। तो एक ऑब्जेक्टिव में तुमको आ सकता है इथोस कौन से वर्ड से लिया गया है? इथोस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओके, एंड उसका मीनिंग क्या है? कैरेक्टर। याद रखो इथोस का मीनिंग क्या है? कैरेक्टर। एमसीक्यू में डेफिनेटली आ सकता है। अब उसका मीनिंग क्या है? देखो it describes the guiding belief or ideals that characterize a community or a nation। एक रिलीजन होता है ना, देखो अलग अलग रिलीजन है इंडिया में, देखो रेड कलर में हाईलाइटेड है, तुमको दिख रहे होंगे। अलग अलग जो कल्चर्स हैं इंडिया में और अलग अलग जो रिलीजन्स हैं वो देखो तुमको रेड कलर में हाईलाइटेड होंगे, लिख लो। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, ठीक है, अलग अलग, जैनिज्म, सिखिज्म, सिक्स, जोरास्ट्रियनिज्म एंड अदर रिलीजन्स, बहुत सारे रिलीजन है इंडिया में। इन सबको मिला लो तो इंडियन कल्चर बनता है।
ओके। अब इनके जो पुराने बिलीफ्स हैं वो मैनेजमेंट में कैसे यूज होते हैं वो हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे इंडियन इथोस क्या होता है। इंडियन इथोस हैज ओरिजिनेटेड सिंस द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन। बहुत पुराने टाइम से इंडियन इथोस चले आ रहे हैं। इंडियन इथोस हैज इट्स रूट्स इन द कल्चर ऑफ इंडिया। एंड इंडियन इथोस का जो रूट है, जो उनकी जड़ें हैं, वो पुराने इंडिया से है। जो अपने महाभारत के टाइम पे, रामायण के टाइम पे जो जो चीजें वहां पे बताई गई हैं, उनमें से जो वैल्यूज आई है ना, एक्चुअली वो मैनेजमेंट में यूज होती है। कृष्णा के टाइम पे देखो, लॉर्ड राम के टाइम पे देखो, भगवान राम ने जो अलग अलग चीजें बताई हैं वो देखो। उन्होंने बोला है कि एक आइडल लाइफ कैसे जियो आप, एज अ किंग डिसीजन कैसे लो, ठीक है, फैमिली को कितनी इंपॉर्टेंस दो और पीपल्स को कितनी इंपॉर्टेंस दो, ये सब जो वैल्यूज आई है ना, एक्चुअली वो मैनेजमेंट में यूज होती है, ठीक है। तो देखो इंडियन कल्चर इज मेनली बेस्ड ऑन रिलीजन। जितने भी रिलीजन है सबको मिला लेंगे, सबके बिलीफ्स ले लो तो इंडियन इथोस आ जाता है। अब नीचे वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कैसे यूज होगा बताओ। वो जो वैल्यूज सिखाते हैं वही तो रखना है हमको, ओके। देखो इंडियन कल्चर हैज अ रिच ट्रेडिशन व्हिच इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। वैसे भी इंडियन कल्चर है वो रिच है, ठीक है, काफी ज्यादा वैल्यूज के बारे में, हर चीज के बारे में। फिर देखो इंडियन इथोस इज ग्रेटली डिराइव फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडियन जो भी स्क्रिप्चर्स है ना, वहां से आए हैं ये सब मैनेजमेंट में लेसन्स। अब ह्यूमन से भी पहले जो अपने पास फर्स्ट नॉलेज का जो बेस है वो अपने बोलते हैं ना ग्रंथ है। अपने जो ग्रंथ थे वो पहले नॉलेज के बेस से, फिर उनमें से हमने नॉलेज गैदर की। आज भी हम बुक से पढ़ते हैं, हमारे लिए सबसे बेस जो कंटेंट था वो क्या था देखो। वेदास, उपनिषद, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, एट फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धिज्म। ये सब बुद्धिज्म में देखो एट फोल्ड पाथ्स बताए हैं। ये सब बेसिक्स है जहां से हमको वैल्यूज लेना है। एंड अदर रिलीजन्स के भी जो स्क्रिप्चर्स हैं वो सब बेस है किसके, इंडियन इथोस के। समझ रहे हो। तो सारे कल्चर्स में से बेस्ट बेस्ट पॉइंट निकाल लो जो हम कंपनीज में यूज है। कंपनीज को बोला जाता है कि ऑनेस्टी के साथ काम करो, सोसाइटी के लिए काम करो, वेलफेयर के लिए काम करो, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं करो, लेबर्स के लिए ह्यूमैनिटी रखो, अलग अलग चीजें कि नहीं, बस वो मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, मोटिवेट करो लोगों को। ये सारी चीजें पहले से आई है। जब देखो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जो किंग्स होते थे वो मोटिवेट करते थे। बाहुबली देखो, बाहुबली भी बहुत पुरानी स्टोरी है ना। अगर लड़ रहे हैं, हम हार मान रहे हैं, तो किसी एम्प्लॉय को हार मत माने, तो मोटिवेट करो। बाहुबली जैसे मोटिवेट करता है सेम उस तरीके से, ठीक है। ये है इंडियन इथोस। अब इंडियन इथोस में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीजें हम मैनेजमेंट में ले सकते हैं वो देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये सबसे ज्यादा, इसमें से तुम काफी ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन इथोस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन इथोस वो देखो। इंडियन इथोस इज एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। सिर्फ वो बिजनेस में नहीं यूज होता, ये ध्यान रखो, नॉन बिजनेस में भी आता है। ये देखो नॉन बिजनेस में। अब इतने सारे पॉइंट हैं जो हमको सीखने को मिलते हैं हमारे इंडियन इथोस। तो देखो कहां पर थे हम, इंडियन इथोस कवर कर रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैनेजमेंट में यूज होते हैं और मैनेजमेंट को भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, ओके। पहला पॉइंट देखो, इथिक्स इन फंक्शनल एरिया। इथिक्स का सिंपल सा मीनिंग होता है क्या करना सही है, क्या करना गलत है। स्टूडेंट्स देखो, जो भी एथिक्स हमने अपने इंडियन इथोस से लिए, इंडियन कल्चर से लिए हैं, एथिक्स जो होते हैं स्टूडेंट्स देखो, वो हमेशा हमको ये सिखाते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। अब जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शंस में देखो हमको जो अपना एटीट्यूड है, जो अपना व्यू है, बहुत प्रॉपर रखना चाहिए।
जैसे कि देखो, अगर कंपनी फंड्स रेज कर रही है तो उन फंड्स का गलत मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत यूज ना करो, आप उनको किसी भी तरीके से मिसयूज नहीं करो, ना ही गलत तरीकों से फंड को रेज करो। आप मार्केटिंग कर रहे हो तो प्रोडक्ट्स की गलत मार्केटिंग मत करो। आपने झूठ झूठ बोल दिया है लेकिन आप एक्चुअली वो दे ही नहीं रहे हो। ओके, मैनेजमेंट में आप लोगों में हमेशा ये सोच रहे हो कि डिवाइड करो और हमको रूल करना है, ये सारे जो, अगर हम ऐसे तरीकों से बहुत सारे फंक्शंस को ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये बहुत गलत, समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा गलत है फिर ये। तो हमारे इंडियन इथोस यही सिखाते हैं, काम सही से करो। ठीक है, जो गलत है आप उसको मत करो। ठीक है, झूठ मत बोलो, पब्लिक को धोखा देने के लिए बिजनेस ना करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। एथिक्स फॉलो करो, जो सही है वही करो, जो गलत है वो मत। फिर आता है एक पॉइंट, प्रोफेशनलिज्म। तो देखो प्रोफेशनलिज्म क्या है, आप लोगों को भी पता है बहुत अच्छे तरीके से। प्रोफेशनलिज्म मतलब मैनेजर्स को प्रोफेशनल अप्रोच रखना चाहिए, राइट एटीट्यूड रखना चाहिए कि यस, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा रिजल्ट है वो अचीव होना चाहिए, वो भी प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ, जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, आप अच्छे से सारे फंक्शंस को ऑपरेट करो ताकि क्या हो जाए, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो जाए। प्रोफेशनल अप्रोच रखो। ठीक है, ऐसे ही नहीं, केयरलेस होके नहीं आप काम करो, प्रोफेशनल अप्रोच रखो। रिस्पेक्ट, आप अपने कस्टमर्स को रिस्पेक्ट दो, आप अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट दो, एंड आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करो कि आप भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करो। ठीक है, कंपनी को भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करना चाहिए। ये सब हमको अपने वेदास से मिले हैं। ठीक है, इंडियन कल्चर से मिले हैं। आई होप समझ रहे होगे तुम लोग। फिर आता है इक्विटी। ओके, इक्वल अप्रोच रखना है आपको, ऑलवेज किसी में बाइफर्केशन नहीं करना है। ठीक है, और जो होता है ना, सुना होगा, सबके साथ आपको एक तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, भले वो आपके स्टेक होल्डर्स हो, आपके एम्प्लॉयज हो, आपके कस्टमर्स हो, आप इक्वल अप्रोच रखो। ऐसा नहीं किसी के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस है, किसी के लिए अलग है। जो जिस लेवल को डिजर्व करता है आपको उसके साथ वैसा बिहेव करना चाहिए। ओके, काइंड नेचर रखो आप उनके लिए, ये सारी चीज भी इक्विटी में कवर होती है। टीम स्पिरिट देखो, एम्प्लॉयज जो हैं अपने, उनको आप हमेशा से ये लेसन दो कि आप टीम में मिल के काम करो, ना कि जहां पे टीम बनी है उनको हम तोड़ने का काम करें। डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना है। टीम में हमेशा उनको मिला के रखेंगे तो क्या होगा, वो लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करें ताकि कंपनी फिर ग्रो होगी। क्लियर है? तो ये सब लेसन हमको अपने इंडियन कल्चर के, इंडियन इथोस। फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी प्रिंसिपल्स में, कि जो डिजर्व करता है आप उसको उतनी अथॉरिटी दो, लेकिन उनको बैलेंस करके चलो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी दो जितना सामने वाला निभा पाए। देखो पुराने टाइम पे जब युद्ध वगैरह होते थे, जो काफी एलिजिबल है, ठीक है, उसको उतनी अथॉरिटी दी जाती थी, अदरवाइज सेनापति वगैरह अलग अलग पोस्ट पर भी रहते थे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो होता है, जो मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं, ये सब पहले से आया हुआ। डिसिप्लिन तो हमेशा ही सिखाया जाता है। ठीक है, वो देखो जब एजुकेशन सिस्टम रहता है तब से डिसिप्लिन सिखाया जाता है अपने इंडियन कल्चर में। तो मैनेजमेंट में भी देखो, टाइमिंग को वगैरह, कुछ भी ऑब्जेक्ट अचीव करने को लेके हर चीज में डिसिप्लिन रखना है आपको, ताकि काम टाइम पे फिनिश हो। ओके, नेक्स्ट देखो लॉयल्टी। यस, आपको अपना बिजनेस पूरी लॉयल्टी से करना है। वैसे भी इंडियन कल्चर इस चीज के लिए फेमस है, झूठ तो बोला ही नहीं करते थे पहले, आजकल बोलते हैं अलग बात है, लेकिन यस, आप कस्टमर के लिए लॉयल होने चाहिए, हर एम्प्लॉय बिजनेस के लिए लॉयल होना चाहिए, एंड कंपनी भी लॉयल होनी चाहिए सारी चीजों में, ताकि ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से अचीव हो पाए, एंड मार्केट में, सोसाइटी में एक स्टेटस बना रहे, कंपनी पर ट्रस्ट ऑलवेज बिल्ड रहे। फिर देखो एटीट्यूड। एटीट्यूड के बाजू में मैंने लिख दिया कि पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा कंपनी को, उनके एम्प्लॉयज को पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चलना है ताकि बिजनेस सही डायरेक्शन में चलता जाए। नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो जो हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, जो मैनेजमेंट को मिलते हैं इंडियन इथोस से। और भी है कुछ, देखो ह्यूमैनिटी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था जितना, वो मैंने तुम्हारे बाजू में लिख दिया। देखो, मैनेजर्स मस्ट ग्रेसफुली एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। अगर मैनेजर्स से, एक्चुअली मैनेजर से कोई मिस्टेक हो गई एम्प्लॉय के सामने, तो वो उसको खुद एडमिट करनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको उतना क्रेडिट दो आप।
ये होती है इंसानियत, ठीक है। ऐसा नहीं कि कर कोई और रहा है, नाम तुम अपना करो, ये इंसानियत नहीं होती है। तो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए ऑल द टाइम मैनेजर्स में। पैशन देखो, ऑलवेज सभी को ये सिखाना है हमको। एक्चुअली वो मैनेजर्स का काम है कि वो खुद पैशन के साथ काम करें, अपने एम्प्लॉयज को भी सेम लेसन दें। पैशन का यहाँ पे मतलब क्या होता है? पैशन इज द पावरफुल डिजायर और इमोशन टुवर्ड्स सर्टेन एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट। समझो कोई न्यू प्रोजेक्ट आया तो उस प्रोजेक्ट को पैशन से कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट कंप्लीट हो जाए। आप अपने एम्प्लॉय को वो सारी चीजें दो ताकि वो पैशनेट होकर काम करे उसकी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग बहुत ज्यादा इजी है। ये भी हमको वहां से मिला। देखो, आप जितना दूसरे लोगों को दोगे उतना आपके पास वापस आएगा, वैसे सेम चीज है, ठीक है। आप जितना अच्छे से बिहेव करोगे उतना सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड करेगा। बहुत ज्यादा इजी पॉइंट है ये भी। आजकल के मैनेजमेंट में तो मैनेजर्स बहुत इफेक्टिव हो गए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। फिर देखो लॉ ऑफ धर्म और लॉ ऑफ कर्म। ये तुमको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। धर्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। कर्म में एग्जैक्टली कौन सा फ्रेज यूज होता है? तो देखो, लॉ ऑफ धर्म, धर्म वैसे भी जो हम बोलते हैं अलग अलग धर्म है, बट जो वर्ड है धर्म इज अ संस्कृत वर्ड। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? संस्कृत का, व्हिच मींस पर्पस इन लाइफ। आपका पर्पस क्या है? एक्चुअली हम जी किस लिए रहे हैं? जी किस लिए रहे एग्जैक्टली हमको करना क्या है, ठीक है। तो धर्म ये भी सिखाता है पर्पस। पहला पॉइंट अभी मैंने तुमको 5 डायमेंशंस में बताया, जो पीटर ड्रकर ने भी बोला, समझ रहे हो? उन्होंने भी बोला कि यस, हमेशा एक पर्पस होना चाहिए और एक मिशन होना चाहिए। तो वो इसी तर्ज पर होता है, लॉ ऑफ धर्म। हमारा धर्म भी सिखाता है कि हमको जीना इसलिए है, ये करना है, वो करना है। ओके, तो धर्म संस्कृत वर्ड से उसका मीनिंग है पर्पस इन लाइफ। अब तुमको एमसीक्यू में आ सकता है पर्पस इन लाइफ, मिशन इन लाइफ, अदर अदर पॉइंट्स कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रॉपर फिल करना है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट लॉ ऑफ कर्म। ये तो तुमको भी मालूम है, आजकल बहुत स्टेटस पे भी देखते हो, तुम खुद भी डालते हो, ठीक है। देखो, व्हाट यू सॉ इज व्हाट यू रीप। आप जैसा बोओगे आप वैसा काटो, मालूम है ना। अगर हमने मैंगोज के पेड़ 100 किए तो हमको मैंगोज मिलेंगे, और अगर हमने कांटे उगाए हैं तो हमको कांटे मिलेंगे। तो वही कर्म, आप जैसा जिसके साथ करोगे, ठीक है, वो घूम के आपके पास आएगा। ये होता है कर्म। तो मैनेजर्स में भी अब ये एटीट्यूड आ गया है, वो देखो एटीट्यूड वाला पॉइंट, कि वो अच्छा करे, ठीक है, वेलफेयर के लिए करे, कहीं पर कुछ गलत ना करेगा। अगर वो गलत करेंगे तो कोई ना कोई एक दिन उनके साथ गलत करके जाएगा, समझ लो। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं जो एक्चुअली इंडियन इथोस से हमको मिले हैं, ताकि हम अपने मैनेजमेंट में यूज कर पाए। अच्छी खासी लिस्ट है, लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन यस ये सारे पॉइंट्स हैं। अब तुमने एक चीज नोट किया क्या? वो जो 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्योल के, मेजरली तो यही पॉइंट है, इक्विटी, टीम स्पिरिट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन वगैरह। ये देखो सारे पॉइंट्स एक्चुअली, जितनी भी अभी की लेटेस्ट नॉलेज है ना, उन सबका जो बेस है अपने पुराने इंडियन इथोस है, वो सब बेस है। क्लियर है? आई होप तुम लोगों को समझा होगा जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने तुमको ये भी एक्सप्लेन किया अभी कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स, कैसे एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी मैं तुम्हारा एक सेपरेट लेक्चर तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जिसमें मैं अपने मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के ऊपर कई सारे एमसीक्यूज रखूंगा जो तुमको बताने हैं। अगर तुम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 बहुत अच्छे से देखा है, डेफिनेटली तुम लोग उनके आंसर दे पाओगे। एंड वैसे ही तुम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स के तुम्हारा जब टेस्ट होगा तो तुम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते। ओके, तो चलो, अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो जरा वीडियो रिवाइंड करके देखो। फिर से मैं तुमको बोलूंगा कि एक काम जरूर करो, बुक बनाओ। जो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ बुक बनाओ, और बुक में वो सारे पॉइंट लिखते रहो जो तुमको प्रेजेंटेशन पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो चलो आज के लिए इतना काफी है। जैसा कि मैंने तुमको बताया, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद एमसीक्यूज। ओके, चलो बाय, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर।